और अब बात कर लेते हैं बड़ी खबर की। धनबाद का निरसा अंचल कार्यालय आज रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। राजस्व कर्मचारी पूरन राय के साथ यहां पर मारपीट की गई। हम आपको बता दें, मारपीट का आरोप अभिलाष चौबे पर लगा है। अभिलाष चौबे का दरअसल आरोप है कि राजस्व कर्मचारी जमीन संबंधी काम को लेकर टाल मटोल कर रहे हैं। बाद में पुलिस के पहुंचने पर यह मामला शांत हो सका। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से राजस्व कर्मचारी के साथ मारपीट की गई है। अभिलाष चौबे को पुलिस अपने साथ लेकर गई है। निरसा अंचल कार्यालय की यह तस्वीर आप देख सकते हैं कैसे ये रण क्षेत्र में तब्दील हो गया है। राजस्व कर्मचारी के साथ यहां पर मारपीट की गई और आरोप ये लगा है कि वो काम में टाल मटोल कर रहे थे। ये साहब जब से कर दिया तब से बोलते सर कर दीजिए, ये करता ही नहीं है। कौन नहीं करता है, क्या नहीं करता है? पूरन राय हमारा जमीन का जो है कटेगा कि नहीं कटेगा, तो ये जब भी आता है तब भी बोलता है ना कि मेरा काम कहीं मैंने गाड़ी देना शुरू करता है। और उसके बाद आज तो क्या हुआ कि बात करते करते मार दिया, पहले उठा के ले जाएंगे। संजय हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे लेंगे ज्यादा जानकारी। संजय, आखिर क्या है पूरा मामला? काम लटकाने का आरोप राजस्व कर्मचारी पर लग रहा है और पूरी तरह से ये कार्यालय जो है रण क्षेत्र में तब्दील नजर आ रहा है। जाहिर सी बात है कि अंचल कार्यालय में लोगों को जो परेशानी झेलनी पड़ती है उसका ही एक गुस्सा जो है सो आज इस युवक को कर्मचारी द्वारा लगान रसीद कटवाने के नाम पे बुलाया जाता था और जो टास्क होती थी और जो सब्र का बांध टूटा, उसके बाद इस युवक ने मारपीट का रास्ता इख्तियार किया। लेकिन हालांकि इस तरह की वारदातें नहीं होनी चाहिए थे, उनको वरीय अधिकारियों से भी बातचीत करनी चाहिए थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर अंचल कार्यालय में इस तरह की कमियां होने के बाद भी इसमें सुधार क्यों नहीं हो रही है और अधिकारी जब इतनी बड़ी घटना हो रही है फिर भी सामने नहीं आई है। हालांकि जो राजस्व कर्मचारी उन लोगों में भी फिलहाल डर का माहौल है। पुलिस इस मामले को देख रही है और उनसे भी सारे बातें जानकारी लेने का प्रयास कर रही है। जी, बहुत धन्यवाद संजय इस जानकारी के लिए। तो अक्सर इस तरह के मामले सामने आते हैं जैसा कि संजय बता रहे हैं और यही वजह है कि लोगों के सब्र का बांध टूट जाता है और इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलती है। हालांकि किसी भी लिहाज से इस तस्वीर को भी सही नहीं ठहराया जा सकता है। उधर रांची के पिठोरिया में पारसनाथ बेदिया की हत्या को लेकर लोगों का गुस्सा भड़क उठा है और लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। रांची में फायरिंग की गई थी जिसमें इस शख्स की मौत हुई और मौत से नाराज लोग सड़क पर उतर आए, प्रदर्शन करने लगे। हत्या से आक्रोशित परिजनों ने पहले पिठोरिया चौक को जाम कर दिया। वीडियो के समझाने के बाद लोग वहां से तो हट गए लेकिन थाने का घेराव करने पहुंच गए। लोग आरोपी मिथुन नायक की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। परिजनों का आरोप है कि विसर्जन जुलूस के दौरान मिथुन फायरिंग कर रहा था जिसमें पारसनाथ के सर में गोली लगी और उनकी मौत हो गई। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पिठोरिया पुलिस ने एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है जिसके पास एक अवैध हथियार भी बरामद किया गया है। कि बस पुलिस हम लोग को आश्वासन दे रहा है और उसे फांसी की सजा मिलेगी नहीं। हम लोग को पूरा एकदम कंफर्म चाहिए कि उसे फांसी मिलेगी या उम्र कैद की सजा। तो आप लोगों को लगता है कि वही गोली चलाया था? वही उसी के हाथ में हम लोग अपने आंख से देखे हैं, पूरा गांव देखा है। हम लोग खुद ने हम लोग तो घर के हैं तो हम लोग चलिए झूठ बोल रहे हैं लेकिन पूरा गांव देखा है, पूरा गांव कि वही मारा है सो उसी के हाथ में। बल्कि गांव वाला उसको पहले मना भी किया था कि बंदूक मत लेके जाओ, भीड़ भाड़ में किसी को लग जाएगा, लेकिन वो नहीं माना और वो लेके गया। भीड़ भाड़ में डांस कर रहा था वहाँ और फायरिंग किया वो और लगा मेरे पापा को गोली। आगे बढ़ेंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर लगे रेप के आरोपों पर आज बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई होने वाली है। आपको बता दें कि मुंबई के एक मॉडल ने हेमंत सोरेन पर रेप का आरोप लगाया था। मामला 5 सितंबर 2013 का है। साथ ही मामले का खुलासा करने पर जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है। पीड़ित ने हादसे के 40 दिनों बाद हेमंत सोरेन के खिलाफ बांद्रा अदालत में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन सुनवाई से ठीक पहले उसने केस वापस ले लिया था, जिसके बाद बांद्रा अदालत ने मामले को बंद करने का आदेश दे दिया। 8 साल बाद
पीड़ित ने फिर बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और 25 जनवरी को हाईकोर्ट में मामला वापस लेने की बात कही थी। हालांकि कोर्ट ने उससे याचिका वापस लेने की इजाजत नहीं थी। और सहयोगी प्रशांत पांडे हमारे साथ जुड़ गए, उनसे लेंगे ज्यादा जानकारी। प्रशांत, क्या अपडेट है इस मामले में? क्या सुनवाई हुई या फिर हो रही है? देखिए, बोर्ड पर सीरियल था और काफी और काफी लड़े की तरह से मैटर नहीं पाया है। वकील जो कोर्ट पर मौजूद है इस मामले से जुड़े होता है कि 5 दिन तक का समय हाई कोर्ट के पास पर मैटर आता है। इस मामले में सुनवाई होगी, आगे की जो कार्रवाई है उससे आगे बढ़ाया जाएगा तक। बिल्कुल प्रशांत, आगे भी हम आपसे अपडेट इस मामले से जुड़ी हुई लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। तो बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई हो रही है इस पूरे मामले को लेकर। देखना होगा कि इस बार क्या कुछ फैसला लिया जाता है, क्योंकि कई सारे मामले इससे जुड़े हुए जिस पर सुनवाई हो रही है। और झारखंड कांग्रेस ने केंद्र सरकार से कृषि सुधार कानूनों को वापस लिए जाने की मांग की है। इस मांग को लेकर पार्टी 20 फरवरी को हजारीबाग में ट्रैक्टर रैली और किसान सम्मेलन का आयोजन करेगी। रैली और किसान सम्मेलन के आयोजन की जिम्मेदारी कृषि मंत्री बादल पत्रलेख को सौंपी गई है। रैली में शामिल होने के लिए प्रदेश कांग्रेस प्रभारी आरपीएन सिंह कल सेवा विमान से रांची पहुंच रहे हैं। उसी के आलोक में 20 तारीख को परसों हजारीबाग में भी हम लोगों ने ट्रैक्टर रैली और किसान सम्मेलन का आयोजन किया है और उसमें किसान रहेंगे। झारखंड से भी एक ताकत लगातार देश के किसानों को हम दे रहे हैं कि इस संघर्ष में झारखंड के किसान, झारखंड की आवाम भी आपके साथ खड़ी है। बल्कि लगातार जो हमारे नेता कह रहे हैं, देश कह रहा है कि ये कानून नहीं या डेथ वारंट है। खबर पाकुड़ से, जहां 2 खेप में 29 ऊंट पकड़े गए थे। इसमें से 7 ऊंटों की मौत हो चुकी है, जिसके बाद बचे 22 ऊंटों को राजस्थान भेजने की योजना बनाई गई है। ऊंटों के रखरखाव के साथ उन्हें राजस्थान पहुंचाने में लगने वाले खर्च की वसूली का जिम्मा रेंजर अनिल कुमार सिंह को सौंपा गया है, जिन्हें ऊंट तस्करी में गिरफ्तार 12 लोगों से इसकी वसूली करनी है। लेकिन सभी आरोपियों के जेल में बंद रहने से इसमें परेशानी आ रही है। अधिक जानकारी दे रहे हैं पाकुड़ संवाददाता कुंदन कुमार। पाकुड़ जिले में 2 बड़े खेप ऊंट का पकड़ाया था और इसमें कुल 29 ऊंटों को पकड़ा गया था और इसमें 7 ऊंट की डेथ हो चुकी है, मौत हो चुका है और अब 22 ऊंट बचे हैं। 22 ऊंट को राजस्थान का सिरोही भेजने का योजना बनाई जा रही है और इसको लेकर के जिला पशु क्रूरता समिति की बैठक हुई डीसी की अध्यक्षता में और इसमें राजस्थान भेजने की योजना बनाई गई, जिसमें विभिन्न विभागों को डीजल उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है और जो इसका खर्च वहन होगा वो जो पशु माफिया है जो पकड़ाए हैं, जो जेल में है, उनसे वसूली की बात कही गई है और यह वसूली का जिम्मा रेंजर अनिल कुमार सिंह को दिया गया है। लेकिन अनिल कुमार सिंह के सामने सबसे बड़ी समस्या है कि जब आरोपी जेल में है और मामला अदालत में है तो आखिर किस तरह से उनसे इस मद में पैसा वसूला जाए। खासकर ऊंटों को रखरखाव, टीकाकरण, इलाज सहित अन्य खर्च भी जो आरोपी है उससे ही लेना है। फिलहाल राजस्थान पहुंचाना है और राजस्थान पहुंचाने के लिए जो ट्रांसपोर्टिंग खर्च है, ट्रक का जो भाड़ा है वो कहां से आएगा, यह एक बड़ा सवाल बना है। साथ ही रेंजर को यह भी निर्देश दिया गया है कि आरोपी से इन मद में पैसा वसूल करके खाता में जमा करे, यानी कि जिला पशु क्रूरता निवारण समिति का जो खाता है उसमें जमा होगा और वहां से फिर खर्च आएगा। लेकिन क्या आरोपी से वसूल पाएंगे और ऊंट राजस्थान पहुंच पाएगा, एक बड़ा सवाल अपने आप में उलझा हुआ है। कुंदन कुमार, न्यूज़ 18 पाकुड़। तो 7 ऊंटों की मौत हो चुकी है और बाकी के ऊंट कैसे पहुंचेंगे राजस्थान, ये बड़ा सवाल है। आगे बढ़ते हैं। फिलहाल साइबर क्राइम के लिए पूरे देश भर में कुख्यात झारखंड का जामताड़ा मॉड्यूल कमजोर जरूर हुआ है, लेकिन यह मॉड्यूल प्रदेश के दूसरे हिस्सों में फैल गया है। हाल के दिनों में साइबर क्राइम का देवघर मॉड्यूल साइबर सेल के लिए चुनौती बना हुआ है। देवघर के साथ प्रदेश के दूसरे कोने में भी साइबर अपराधी अपनी पैठ मजबूत करने में जुट गए हैं। इससे निपटने के लिए झारखंड पुलिस ने मास्टर प्लान तैयार किया है। साइबर क्राइम का नया मॉड्यूल पुलिस को चुनौती दे रहा है। देवघर मॉड्यूल देवघर बना साइबर क्राइम का हॉट स्पॉट। जामताड़ा मॉड्यूल ने
कई शहरों में पसारे पैर। जमशेदपुर और धनबाद में भी पुलिस को चुनौती। साइबर क्राइम से निपटने के लिए साइबर सेल जितनी कोशिश कर रहा है, साइबर क्राइम उतनी ही तेजी से पांव पसारता जा रहा है। साइबर सेल ने जामताड़ा मॉड्यूल पर लगाम लगाया तो ये मॉड्यूल प्रदेश के कई शहरों में फैल गया। सबसे ताजा है देवघर मॉड्यूल। जामताड़ा के बाद देवघर साइबर अपराध का नया बड़ा हॉटस्पॉट बनकर सामने आया है, तो गिरिडीह भी इसमें पीछे नहीं है। अब तो जमशेदपुर और धनबाद में भी जामताड़ा मॉड्यूल नए रूप में काम कर रहा है। पिछले कुछ महीनों में देवघर से कई साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। कारण हम लोग समझ सकते हैं कि जामताड़ा में काफ़ी फोकस्ड एक्शन भी हुआ, कई कार्रवाइयाँ हुई, कई लोगों की गिरफ्तारियाँ हुई। तो निश्चित रूप से जो एरिया स्प्रेड करके कि जहाँ पर कार्रवाई पहले नहीं होता था वहाँ पे वो लोग फैले। साइबर क्राइम के सिलसिले में दूसरे राज्यों के पुलिस झारखंड पहुंचती है तो राज्य पुलिस उनकी मदद करती है। अब तो झारखंड पुलिस ने दूसरे राज्यों की पुलिस के लिए ऑनलाइन पोर्टल भी बना दिया है। ऑनलाइन फोरम है जिसको कि OICR कहते हैं, ऑनलाइन इन्वेस्टिगेशन कोऑपरेशन रिक्वेस्ट। उसके थ्रू जो दूसरे स्टेट्स के जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं वो डायरेक्टली यहाँ पर अपना कंप्लेन रजिस्टर करते हैं कि किस प्रकार का उनको कोऑपरेशन चाहिए उनके केसेस में, जिन केसेस का लिंकेज झारखंड से है, और उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग अपना उनको असिस्टेंस भी देते हैं। झारखंड में साल 2020 में साइबर अपराध के 1200 मामले सामने आए, जिसमें पुलिस ने 1000 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया और 1 करोड़ रुपए सीज किए। अपराधियों के पास से 800 बैंक पासबुक, 1700 मोबाइल और 2500 सिम कार्ड जब्त किए गए। साइबर अपराध के बढ़ते मामले को देखते हुए सब इंस्पेक्टरों को भी इन्वेस्टिगेशन में लगाने का प्रस्ताव केंद्रीय गृह मंत्रालय भेजा गया। साथ ही साइबर अपराधियों के मंसूबों को नाकाम करने के लिए बेहतर पुलिस ट्रेनिंग की रणनीति बनाई गई। CBI की मदद से विशेष ट्रेनिंग की व्यवस्था का खाका भी तैयार किया गया। बैंक और ई-वॉलेट संस्थाएं साइबर अपराध से जुड़ी जानकारी साझा करें, इसकी जरूरत पर जोर दिया जा रहा है। ईडी को साइबर अपराधियों की संपत्ति का ब्यौरा सौंपा गया है। केंद्र की मंजूरी के बाद झारखंड पुलिस साइबर अपराधियों के खिलाफ मुहिम को और तेज करेगी। फिलहाल 6 थानों को साइबर थाने की शक्ल दिया जा रहा है। कोरोना काल में साइबर अपराधी कोरोना वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन के नाम पर लोगों से ठगी कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन के नाम पर लोगों से 500 रुपए लिए जा रहे हैं। तो वहीं सरकार की योजनाओं का हवाला देकर साइबर अपराधी लोगों की जेब खाली कर रहे हैं। इनसे निपटने के लिए झारखंड पुलिस प्रोफेशनल्स की मदद ले रही है। लगातार हम लोग अभी इसमें जो हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं कि ईडी को भी हम लोग इन्वॉल्व कर रहे हैं, जिससे कि अगर जो गलत तरीके से प्रॉपर्टी अर्जित किया गया और प्रॉपर्टी सीज किया जाए। हम लोग का प्रायोरिटी ट्रायल के साथ साथ जो उनका गलत तरीके से प्रॉपर्टी है, सजा के साथ साथ प्रॉपर्टी को भी सीज करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। मॉडर्न क्राइम में साइबर क्राइम पुलिस के लिए चुनौती है। इसके सामने पुलिस की तैयारियां नाकाफी साबित हो रही हैं। ऐसे में पुलिस साइबर अपराधियों से कैसे निपटेगी, ये बड़ा सवाल है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश की रिपोर्ट। बात करेंगे अगली खबर की सरायकेला से खबर, जहां आदित्यपुर में कुछ दिन पहले एक युवती के साथ हुई छेड़खानी की घटना और इस दौरान चलती गाड़ी से युवती के छलांग लगाने के मामले में पुलिस अलर्ट है। हादसे की स्थिति में ऑटो और चालक की तुरंत पहचान हो सके, इसके लिए पुलिस ने सभी ऑटो चालकों को अलग अलग नंबर जारी किए हैं। इस नंबर के जरिए किसी खास ऑटो और उसके चालक से जुड़ी सभी जानकारी पुलिस को तुरंत मिल सकेगी। पुलिस की इस पहल से आदित्यपुर थाना प्रभारी राजेंद्र महतो और ऑटो संघ के संरक्षक गणेश महाली शामिल हुए। थोड़ा घुसिए भैया, ब्लू शर्ट वाला पीछे थोड़ा। पहचान के लिए हम लोग ऑटो संघ वाले और हम लोगों ने मिल करके एक नंबर सबको आवंटित कर दिया है सरायकेला जिला में, ताकि ऑटो की पहचान हो सके जिसमें किस तरह की क्राइम की गई है और उसका मालिक का भी नाम पता चल जाएगा और ड्राइवर का भी नाम पता चल जाएगा, ताकि आगे भविष्य में इस तरह का घटना ना घटे। उसके लिए सभी टेम्पो स्टैंड में सीरियल वाइज हम लोग जो संस्था है उस संस्था का तरफ से हम लोग स्टिकर लगा दिए, जिसमें हमारा मोबाइल नंबर है, हमारा अध्यक्ष का है, हमारे महासचिव का नंबर है और थाना प्रभारी का नंबर है।
उसमें अंकित कर दिया, ताकि कोई भी सवारी कहीं भी किसी प्रकार का भी अगर इस तरह का घटना घटता है तो हम लोग का नंबर से तुरंत वो संपर्क कर सकता है, उसको तुरंत हम लोग उसको समाधान कर सकते, समस्या का हम लोग समाधान कर सकते। साहिबगंज में गंगा को स्वच्छ और निर्मल बनाए जाने के लिए केंद्र सरकार की कई योजनाएं चल रही हैं। इनमें गंगा घाट से लेकर सीवरेज निर्माण और जागरूकता कार्यक्रम भी शामिल हैं। सरस्वती पूजा के बाद प्रतिमा विसर्जन के लिए बने नियम यहां ध्वस्त होते दिखे। नगर परिषद की ओर से मूर्तियों के विसर्जन का कोई इंतजाम नहीं था। अधिक जानकारी दे रहे हैं साहिबगंज संवाददाता निशांत कुमार। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये सरस्वती पूजा के विसर्जन के बाद का आप नज़ारा देखिए कि किस तरीके से नगर परिषद कहें या जिला प्रशासन की घोर उदासीनता का एक आप नमूना कह सकते हैं कि जिस तरीके से मूर्ति का यहाँ विसर्जन किया गया है वो सीधे तौर पे गंगा में पूरी तरह से मूर्ति को विसर्जित कर दिया गया है। आप देखें गंगा किनारे के घाटों पर जिस तरीके से मूर्तियों का जो ढांचा है उससे आपको ये स्पष्ट पता चल जाएगा कि कहीं ना कहीं किस प्रकार से नगर परिषद की ओर से किसी तरीके का कोई इंतजाम नहीं किया गया है। हालांकि नमामि गंगे की योजना के तहत माने तो एक मूर्तियों के विसर्जन के लिए यहाँ पे एक कृत्रिम तालाब बनाने का प्रस्ताव था कि कृत्रिम तालाबों में ही मूर्तियों का विसर्जन किया जाना है, जिससे मूर्तियों का जो रसायन है, जो केमिकल है, वो गंगा में प्रदूषित नहीं हो सके। लेकिन आप ये नज़ारा देखें कि किस तरीके से नगर परिषद की ओर से किसी प्रकार का कोई व्यवस्था नहीं, प्रशासन की एक घोर उदासीनता कह सकते हैं। किस तरीके से गंगा का जो रंग है वो बदला बदला दिख रहा है, जो गंदगी है उससे भी आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रतिमा के विसर्जन के लिए नगर परिषद की ओर से किसी प्रकार की कोई इस बार व्यवस्था नहीं की गई। निशांत, न्यूज़ 18 साहिबगंज। राजधानी रांची के तालाबों का अस्तित्व सरकारी उदासीनता की वजह से खतरे में है। निगम की सूची में राजधानी में करीब 42 तालाब हैं जो इन दिनों सरकार और निगम की लापरवाही की वजह से उपेक्षा का शिकार हैं। इनमें से ज्यादातर तालाब साफ सफाई नहीं होने और गाद नहीं निकालने की वजह से लगातार सिमटते जा रहे हैं। रांची के पुंदाग, मधुकम, जगन्नाथपुर, करमटोली, बड़गाई और चडरी समेत तमाम तालाबों के आसपास एक बड़ी आबादी इन्हीं तालाबों के भरोसे सालों से जिंदगी गुजारती आ रही है। यहाँ है तालाब में पूरा गंदगी भरा रहता है। पहले बहुत गहराई था, अभी तो पूरा गंदगी की वजह से गहराई भी कुछ नहीं है। बच्चा सब भी जाते हैं, हम लोग भी आते हैं, बड़ी दिक्कत होता है। हम लोग का जैसे कि साउथ चौक से जो गंदा आता है नाली से और कचरा हम लोग का पूरा यहाँ पोखर में घुस जाता है। और जो यहाँ मंडल करता है, मंडल वाला भी यहाँ बाल छिलता है, इसी जगह छोड़ देता है। रांची नगर निगम तालाबों को साफ करने के लिए एड़ी चोटी एक कर रही है और उस एड़ी चोटी एक करने में कई बार हम लोग ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों से राशि भी डिमांड किए हैं। आप अगर मैं बात करती हूँ कि पूरे शहर का कपड़ा, चाहे हॉस्पिटल का हो या किसी भी व्यक्ति का, और तालाब के पास रहने वाले अधिकतर लोग हैं जिसको हम लोग कहते धोबी है, और ऐसे लोग बहुत वहाँ साफ सफाई और बाकी चीज़ अपना जीवोपार्जन वहीं से करते हैं। अगर किसी व्यक्ति को आप व्यवस्थित नहीं कर पाएंगे तो हटा भी नहीं सकते हैं। और इसी के साथ जोहार झारखंड में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।